उसमें अग्नि का एक हवन कुंड जल रहा था और जोर जोर से मंत्र उच्चारण की आवाज आ रही थी। रश्मि बेजान सी हवन कुंड के आगे बैठी थी। अपने आसपास जो हो रहा है वो सब कुछ समझ रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, मानो उसका शरीर किसी और के कब्जे में हो। वो बस अपनी बेबस आंखों से सब कुछ होते हुए देख रही थी। उसके बगल में रश्मि का पति विवेक का शरीर पड़ा हुआ था। विवेक का शरीर धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था, मानो जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। मुंबई में रहने वाली रश्मि और उसका हस्बैंड विवेक कुछ दिनों के लिए अपने गांव राजस्थान जा रहे थे। विवेक, बहुत महीनों के बाद गांव जा रहे हैं ना? मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ सबसे मिलने के लिए। हाँ हाँ, मिल लेना सबसे, लेकिन सबके बीच मुझे भूल मत जाना, वरना पता चला कि पत्नी पति को ही भूल गई। अच्छा जी, ऐसी बात है। ठीक है, अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अब अपने सारे काम खुद ही कर लेना। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। आपके बिना तो हमारा पन्ना भी नहीं हिलता। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। विवेक जोर से ब्रेक लगाता है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। विवेक गाड़ी से बाहर आया और गाड़ी के सामने चेक करने लगा, लेकिन उसकी गाड़ी के हेडलाइट पर कुछ खून के छींटे थे, पर आसपास उसे कहीं भी बिल्ली दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी के पास गया और गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और हेडलाइट पर लगे खून को साफ करने लगा। उसके बाद वो गाड़ी में आकर बैठ गया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। लेकिन वो बिल्ली गाड़ी के सामने। विवेक ने रश्मि को कुछ ना बताना ही सही समझा। विवेक ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर आगे जाते ही उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो गाड़ी की तरफ हाथ दिखा रहा था। विवेक, देखो सामने कोई आदमी है, शायद उन्हें लिफ्ट चाहिए। हाँ हाँ, देखा मैंने। क्या हुआ दादाजी, कहाँ जाना है आपको? बेटा, बस यहीं पास में ही मेरा घर है। तुम्हें अगर कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। अरे एहसान कैसा, आप बैठ जाइए। बूढ़ा आदमी गाड़ी में बैठ गया। विवेक गाड़ी चलाने लगा और बूढ़े आदमी से बात करने लगा। वैसे दादाजी, इतनी रात को आप इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? मैं अपनी पत्नी की दवाई लेने गया था, लेकिन मुझे वापस आने में देर हो गई और मेरी बस छूट गई। बस इसीलिए पैदल चलते जा रहा था। सब बात कर ही रहे थे कि तभी रश्मि को ऐसा लगा जैसे उसने आईने में कोई भयानक चीज देख ली हो। वो जोर से चीखी। क्या हुआ रश्मि? वो आईने में। विवेक ने आईने में देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो रश्मि को समझाने लगा कि ये उसका वहम होगा। विवेक फिर से गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक हवेली के पास पहुंचे। वो हवेली बहुत पुरानी थी और खूबसूरत भी। बूढ़ा आदमी गाड़ी से उतरा और विवेक को थैंक्स बोलने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। क्या तुम अंदर चलोगे? मुझे अच्छा लगेगा। चाय तो पीकर जाओ। हम जरूर आते, लेकिन अभी नहीं दादाजी, हमें भी घर जल्दी पहुंचना है। तुम आते तो मेरी पत्नी को भी अच्छा लगता, कम से कम कॉफी तो पी लेते। विवेक, चलो ना, चलते हैं, हम थोड़ी वापस आने वाले हैं। रश्मि की बात मानते हुए विवेक गाड़ी से उतरा। रश्मि भी बाहर आ गई। दोनों बूढ़े आदमी के साथ हवेली में पहुंच गए। बूढ़े आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत काठी के सहारे चलते चलते दरवाजे के पास आई और दरवाजा खोला। ओह, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ये दोनों मिल गए तो इनसे मदद मांगी। अरे आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ। रश्मि और विवेक हवेली के अंदर गए और सोफे पर बैठ गए। वैसे दादाजी, आपकी हवेली तो बहुत अच्छी है। हाँ, ये हमारी पुरखों की हवेली है। कम से कम 300 साल पुरानी है ये। क्या हम हवेली को घूमकर देख सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, देख लो, तब तक कॉफी भी बन जाएगी। रश्मि और विवेक हवेली घूमने लगे। घूमते घूमते रश्मि एक कमरे में पहुंची। कमरे में अंधेरा था। रश्मि ने लाइट ऑन की तो देखा कि कमरे का सारा सामान सफेद कपड़ों से ढका हुआ है। रश्मि अंदर गई। उसने पीछे देखा तो विवेक वहां नहीं था।
उसने विवेक को आवाज लगाई। विवेक, विवेक, कहाँ चले गए तुम? रश्मि को लगा कि विवेक किसी और कमरे में गया होगा। रश्मि कमरे में घूम ही रही थी कि एक बिल्ली ने ऊपर से छलांग लगाई। उसकी आवाज से रश्मि डर गई। उसने पीछे देखा तो बिल्ली भागती हुई कमरे से बाहर गई। तभी रश्मि को ऐसा लगा जैसे उसे कोई बुला रहा हो। रश्मि, रश्मि। रश्मि उस आवाज की ओर बढ़ी। उसने अपना हाथ उठाया और सामने वाला एक सफेद कपड़ा खींचा तो उसे एक आईना दिखाई दिया। वो धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ी। अचानक उसे एक भयानक चेहरा आईने में दिखाई दिया और आईने के पीछे से 2 हाथ बाहर आए और रश्मि की तरफ बढ़ने लगे, मानो वो उसे पकड़ना चाहते हो। डर के मारे रश्मि जोर से चिल्लाई। रश्मि की आवाज सुनकर विवेक कमरे की ओर भागा। वो रश्मि के पास गया। क्या हुआ तुम्हें? तुम चीखी क्यों? वो आईने में। आईने में क्या रश्मि? वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां कोई था विवेक, मैंने देखा था। लगता है आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही भ्रम हो रहा है। पहले गाड़ी में और अब यहाँ। चलो नीचे चलो, बहुत घूम लिया। रश्मि और विवेक दोनों नीचे गए। बूढ़ी औरत दोनों के लिए कॉफी लेकर आई। अरे आओ बेटा, देख लिया घर, अब कॉफी पी लो। बूढ़ी औरत ने रश्मि और विवेक को कॉफी दी। दोनों ने ही कॉफी पी और वापस घर जाने के लिए निकल पड़े। अच्छा दादाजी, दादी जी, हम निकलते हैं। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। विवेक और रश्मि निकलने ही वाले थे कि अचानक दोनों को चक्कर आने लगा। विवेक, ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? रश्मि, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब धुंधला होता जा रहा है। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, विवेक बेहोश होकर नीचे गिर गया और रश्मि वहीं एक पुतले की तरह खड़ी रही। बूढ़ा आदमी और औरत दोनों को अपने हवेली के एक अंधेरे कमरे में लेकर गए। विवेक को एक घेरे में लिटा दिया और रश्मि को भी दूसरे घेरे में बिठा दिया। बूढ़ा आदमी हवन के सामने बैठकर मंत्र बोल रहा था और बूढ़ी औरत हाथ में कुमकुम लेकर चारों ओर घूम रही थी और जमीन पर गोल घेरे में कुमकुम छिड़क रही थी। रश्मि सब कुछ देख रही थी, समझ रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। जैसे जैसे वो बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़ते जा रहा था, विवेक का शरीर काला पड़ता जा रहा था और कुछ ही देर में विवेक का पूरा शरीर एक सड़ी हुई लाश की तरह बन गया। रश्मि अपनी बेबस आंखों से इस घटना को देख रही थी। फिर वो बूढ़ी औरत रश्मि के पास गई और उसने रश्मि की बाएं हाथ की उंगली काटी और उसका खून एक कटोरी में जमा करने लगी। थोड़ी देर बाद रश्मि का खून उस कटोरी में भर गया और रश्मि वहीं जमीन पर गिर गई। बूढ़ी औरत ने वो खून नीचे रखा और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद सारा खून बूढ़ी औरत ने खुद पी लिया। क्या हुआ? कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से जवान खून पीकर। क्या हुआ, तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या अपना चेहरा नहीं देखना चाहोगे? हाँ जरूर। बूढ़ी औरत और उस आदमी ने अपना चेहरा पानी में देखा। पानी में रश्मि और विवेक का चेहरा दिखाई दिया और पूरी हवेली में दोनों की हंसने की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी।